हे गाइस, वेलकम यू ऑल टू डी कोड बग। आशा करता हूँ आप सब बहुत ही अच्छे होंगे और डी कोड बग पे आपका स्वागत है। दोस्तों, हम सबको पता है कि भारत और चीन के बीच में 1962 यानी 1962 में एक युद्ध हुआ था, एक वॉर हुई थी और चीन को उसमें काफ़ी अच्छी जीत मिली थी भारत पे। पर क्या होगा अगर आज 2020 में चीन और भारत में दोबारा युद्ध हो? इसी सवाल का जवाब हम इस वीडियो में आपको बताएंगे, तो इस वीडियो को पूरा अंत तक ज़रूर देखें। आज जैसा कि आप सबको पता है कि चाइना और इंडिया के बॉर्डर पे काफ़ी तनातनी चल रही है और ख़ास तौर से ये स्ट्रगल आपको गलवान वैली और पैंगोंग सो लेक में देखने को मिलेगा, जो कि LAC के पास में है। पैंगोंग सो लेक भारत के उत्तरी सीमा जो कि लद्दाख में है उसमें पड़ता है और ये अक्साई चीन क्षेत्र के पास है। अक्साई चीन ही वो एरिया है जहां भारत और चीन ने 1962 यानी 1962 में एक वॉर लड़ी थी, युद्ध लड़ा था। और इधर ही यहीं पे LAC है, जिसे लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल भी कहते हैं, और यहीं पे इंडिया और चाइना के सैनिकों के बीच में एक बॉर्डर स्टैंड ऑफ चल रहा है। तो आज अगर चीन और भारत में युद्ध होता है तो क्या होगा? इससे पहले हम इस सवाल का जवाब दें, आइए कुछ पॉइंट्स पे इन देशों को कंपेयर करते हैं, कुछ पैरामीटर्स पे इन देशों को कंपेयर करते हैं। चाइना के पास इस वक्त दुनिया में उसकी स्टैंडिंग आर्मी यानी एक्टिव मिलिट्री पर्सनल, वे लोग जो इस वक्त हमारे आर्मी में अभी तैनात हैं, अभी अगर वॉर होती है तो सबसे पहले वे डिप्लॉय होंगे। उनका जो नंबर है वो लगभग 2.2 मिलियन है, जो कि रफली अराउंड 22 लाख होता है, और 5 लाख सैनिक उसके रिजर्व में हैं। और भारत के पास 14 लाख एक्टिव मिलिट्री पर्सनल हैं और करीब 20 लाख रिजर्व पर्सनल हैं। चाइना का इस साल का डिफेंस बजट 178.2 बिलियन US डॉलर है, दैट इज़ राइज ऑफ 6.6%, और ये पिछले 30 सालों का सबसे कम इंक्रीमेंट है चाइना के डिफेंस बजट में। और इसके कंपैरिजन में अगर भारत को रखें तो भारत का सिर्फ 70 बिलियन US डॉलर है। चाइना के पास 3000 से 4000 के बीच टैंक हैं। आपको कुछ साइट्स पे ये भी दिखेगा कि ये करीब रफली अराउंड 10,000 टैंक्स बताते हैं चाइना के इन्फेंट्री में। मगर असलियत क्या है, कोई भी कंट्री अपनी टैंक की कैपेसिटी को रिवील नहीं करती, कोई भी अपनी लॉजिस्टिक रिवील नहीं करती है। मैंने ये सोर्स कोट किया है ग्लोबल फायर पावर से, मैंने ये अपने आंकड़े लिए हैं, तो आप अगर चाहें तो आप वहाँ पे चेक कर सकते हैं। तो चाइना के पास इस वक्त 3000 से 4000 के बीच टैंक हैं, जबकि भारत के पास 4897 4897 बैटल टैंक्स हैं। समुद्र में बात करें तो चीन के पास 728 नेवल एसेट्स हैं, मतलब सारी नेवी के उसके पास जितने भी एसेट्स हैं उनका नंबर 728 होता है, जबकि भारत के पास 295 नेवल एसेट्स हैं। इसी तरह चाइना के पास 76 सबमरीन्स हैं, जबकि भारत के पास केवल 16। चाइना के पास 33 डिस्ट्रॉयर हैं, जबकि भारत के पास केवल 11 है। अब बात एयरफोर्स की करें तो चाइना के पास रफली अराउंड 3000 से ज़्यादा एयरक्राफ्ट है, जबकि भारत के पास 2000 के अराउंड एयरक्राफ्ट है। 1990 से ही चीन ने अपनी मिलिट्री के मॉडर्नाइजेशन पे खूब पैसा बहाया है और आज वो अपने मिलिट्री को अपग्रेड करने में लगा है, और भारत भी अपनी सेना को मॉडर्नाइज करना अब शुरू कर चुकी है। तो अब असली सवाल पे आते हैं कि क्या चाइना भारत पर आक्रमण कर सकता है या करेगा? इसका सीधा सा जवाब है नहीं। अगर आप एक सेन माइंड से सोचेंगे, एक अच्छे दिमाग से सोचेंगे, तो इसका जवाब आपको ना ही मिलेगा। दोस्तों, मैं यूं ही ये ना शब्द का प्रयोग नहीं कर रहा, मेरा आंसर यूं ही ना नहीं है। इसके पीछे 5 मोटे मोटे कारण हैं। तो आइए उन 5 कारणों पे एक बार नज़र घुमाते हैं। जो पहला कारण है वो है मिलिट्री डिप्लॉयमेंट लद्दाख में बहुत ही मुश्किल है चाइना के लिए। मिलिट्री डिप्लॉयमेंट का मतलब होता है कि अपनी आर्मी को एक जगह से दूसरी जगह पे ले जाना। चाइना की नेवी ऑलरेडी इंगेज है साउथ चाइना सी में, जहां अमेरिका पहले से ही अपनी पेट्रोलिंग बढ़ा चुका है। अगर अमेरिका की पेट्रोलिंग की बात को छोड़ भी दें तो चाइना ने कई और देशों से दुश्मनी मोल ले रखी है, जैसे इंडोनेशिया हो गया, फिलीपींस हो गया, जापान हो गया या ऑस्ट्रेलिया। इसके अलावा चाइना की एयरफोर्स ऑलरेडी ताइवान के एयर स्पेस को वायलेट कर रही है, उसमें बिजी है। इसके अलावा बीजिंग की टेंशन हांगकांग को लेके भी बड़ी है, क्योंकि वहाँ पर प्री डेमोक्रेटिक प्रोटेस्ट चल रहा है।
दूसरा रीज़न ये है कि चाइना इज़ ऑलरेडी एट अ वॉर एट होम। चाइना अपने घर पे ही एक लड़ाई लड़ रहा है। आप पूछोगे कैसे? तो वो ऐसे कि चाइना तिब्बत पे अपना क्लेम करता है, जिस पर उसने इलीगली ऑक्यूपाई कर रखा है। चाइना आउटर मंगोलिया को भी अपने में मिलाना चाहता है और उइगुर मुसलमानों पे भी उसने कई जुर्म किए हैं। इन सारी हरकतों की वजह से चाइना की इमेज इंटरनेशनल कम्युनिटी में ख़राब ह्यूमन राइट्स और दबाने वाले मुल्क के तौर पर बनी है। और हाँ, वहाँ कोरोना वायरस की सेकेंड वेव भी चल रही है। कोरोना वायरस वहाँ पे ख़त्म नहीं हुआ है। चाइनीज़ गवर्नमेंट कभी भी रियल डेटा रिलेटेड टू कोरोना वायरस, कभी सही आंकड़े वो रिलीज़ नहीं करती है। तो आप वहाँ की बातों, वहाँ की गवर्नमेंट की जो बातें हैं, वहाँ उस पर तो विश्वास कभी करना ही मत। तो चाइना के यहाँ सेकेंड वेव ऑफ कोरोना वायरस चल रहा है और आपको लगता है कि PLA पीपल लिबरेशन आर्मी अपनी इन समस्याओं को छोड़कर इंडिया जैसे बड़े और ताकतवर मुल्क से लड़ने आएगी? मेरा तीसरा कारण, चलिए अगर एक समय के लिए हम ये मान भी लें कि कल को चाइना हमसे युद्ध करने के लिए आगे बढ़ भी जाए, तो क्या उसकी इकोनॉमी उसके इस स्टंट को सपोर्ट करेगी? चाइना की GDP इस साल के आंकड़े कुछ और ही कहते हैं। चाइना की ग्रोथ इस साल पहले क्वार्टर में पिछले साल से 9.9% कम हुई है। चाइना एक मैन्युफैक्चरिंग हब है और उसे दुनिया की फैक्ट्री भी कहा जाता है। लेकिन इस साल कोरोना वायरस पैंडेमिक के कारण दुनिया के देशों में इंपोर्ट्स घटे हैं, जिसके कारण चाइना के एक्सपोर्ट्स में भी कमी आई है। साफ शब्दों में कहें तो चीन की इस साल जेब पिछले साल से कम भारी है और उसे वो पैसे और जगह पे भी इस्तेमाल करने हैं, और इसीलिए एक वॉर इंडिया के साथ उसके बेस्ट इंटरेस्ट में तो नहीं है। आप सबको पता है चाइना पहले से ही एक ट्रेड वॉर में उलझा हुआ है USA और ऑस्ट्रेलिया के साथ। चाइना की स्थिति देखें तो पहले से ही खस्ता है। अगर चीन भारत से युद्ध करेगा तो चाइना भारत के इतने बड़े मार्केट का जो एक्सेस है, जो इस इंडिया की जो पॉपुलेशन है, जो कि एक बड़ी मंडी है, उसका एक्सेस वो खो देगा और चीन ये कभी नहीं चाहेगा। मेरा चौथा रीज़न, देखिए जब भी युद्ध होता है तो उसमें सबसे बड़ा और इम्पॉर्टेंट फैक्टर ये होता है कि विश्व में, वर्ल्ड में आपके साथ कौन खड़ा है। मिसाल के लिए 1971 का इंडिया पाकिस्तान वॉर देख लीजिए। अगर USSR नहीं होता तो भारत के लिए सबसे बड़ी मुश्किल होती अमेरिकन और ब्रिटिश नेवी से अकेले युद्ध कर पाना, और वो भी तब जब हम पहले से ही पाकिस्तान से युद्ध लड़ रहे थे। तो अगर आपका वैश्विक स्तर पे आपके मित्र देश, जो आपके अलाइज हैं, अगर वे ताकतवर हैं तो आपको काफ़ी एडवांटेज रहता है। अगर चीन की बात करें तो वो ऑलरेडी USA से ट्रेड वॉर पे है, तो USA से तो उसके रिलेशन तो बिल्कुल ही अच्छे नहीं हैं। इतने कि USA चाइना को ऑलरेडी एक रोग नेशन कहता है, और USA चाइना के अलावा कुछ गिनी चुनी ही कंट्रीज़ है जिसके लिए वो एक रोग नेशन शब्द का इस्तेमाल करता है, जिसमें नॉर्थ कोरिया और अफ़गानिस्तान और सीरिया जैसे देश आते हैं। इसके अलावा उसके पड़ोसी देश साउथ चाइना सी में, जैसे कि इंडोनेशिया, जापान, फिलीपींस, ये सब भी उससे काफ़ी खफा बैठे हैं। हाल ही में ऑस्ट्रेलिया ने उस पर साइबर अटैक का आरोप भी लगाया था, और उधर यूरोपियन यूनियन ने पहले ही उससे दूरियां बनानी शुरू कर दी हैं। अभी फ़िलहाल की बात है, WTO में भी उसको नॉन मार्केट इकोनॉमी का दर्जा दिया गया है, वो भी यूरोपियन यूनियन के द्वारा। तो इससे आपको दिखता है कि यूरोपियन यूनियन से तो चाइना की दूरियां शुरू हो चुकी हैं, दूरियां बढ़ने लगी हैं। अब बात करते हैं चीन के एलाइज के बारे में। उसका सबसे बड़ा कुत्ता, माफ़ करना, उसका सबसे बड़ा दोस्त है हम सबका प्यारा पाकिस्तान लल्ला। पाकिस्तान इतना अच्छा दोस्त है चीन का कि आप सबको पता ही होगा कि चीन जब भी बोलता है तो पाकिस्तान उसको अपने देश का कुछ हिस्सा बेच देता है। पाकिस्तान की इकोनॉमी कैसी है ये तो अपना एक अलग डेडिकेटेड वीडियो की मांग करता है, लेकिन फ़िलहाल चीन के पास पाकिस्तान से अच्छा एक और एलाई है, और वो है रशिया। पर रशिया के रिलेशन चीन से जैसे भी हों, लेकिन आज भी रशिया इंडिया का सबसे बड़ा डिफेंस सप्लायर है, और चीन के लिए वो भारत से दोस्ती ख़राब नहीं करेगा। मोस्ट प्रॉब्ली रशिया एक न्यूट्रल देश की भूमिका निभाएगा। अब बात करते हैं भारत के एलाइज की। इंडिया का सबसे बड़ा एलाई है USA। अमेरिका ने भारत को अपना स्ट्रैटेजिक पार्टनर बना रखा है। अमेरिका भारत से इतना क्लोज है कि उसने अपने पैसिफिक फ्रंटियर का नाम बदलकर इंडो पैसिफिक रख दिया है।
इंडिया क्वाड ग्रुप का भी मेंबर है, जिसमें ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, यूएसए और जापान आते हैं। और ये सिर्फ एक छोटा सा ग्रुप नहीं है, बल्कि यहाँ इंटेलिजेंस शेयरिंग भी होती है। और अगर कोई भी देश आपस में इंटेलिजेंस शेयरिंग कर रहे होते हैं तो इसका मतलब होता है कि वे काफ़ी क्लोज़ हैं एक दूसरे, और उनके इंटरेस्ट उस रीजन में सेम है। और इस केस में वो इंटरेस्ट चाइना को काउंटर करना है। इसके अलावा भारत के ताल्लुकात ईयू से भी अच्छे हैं। तो कुल मिला के देखें तो अगर कल को चाइना भारत से युद्ध करने के लिए आएगा तो भारत से ज़्यादा उसे नुकसान होगा। मेरा पांचवा कारण, दोस्तों देखिए, भले ही कागज़ पे आपको देखने से ये लगे कि चाइना की आर्मी के पास भारत के ऊपर एक सिग्निफिकेंट बढ़त है, पर वॉर कागज़ पे तो नहीं लड़े जाते ना। जंग आप कागज़ पे नहीं, असली दुनिया में लड़ते हो, जहाँ हथियार नहीं बल्कि स्ट्रेटजी मायने रखती है। और स्ट्रेटजी बनाने के लिए एक्सपीरियंस की ज़रूरत होती है। मिसाल के तौर पे आपने एक गिटार ख़रीदा जो कि बहुत ही अच्छे ब्रांड का है और बहुत ही अच्छे क्वालिटी का भी है, पर जब तक आपको उसे बजाना नहीं आएगा तब तक आपके वो किस काम का। और गिटार पे धुन बनाने के लिए सिर्फ गिटार को बजाने नहीं बल्कि गिटार पे धुन बनाने भी आना चाहिए। चीन ने अपना लास्ट वॉर 1979 में वियतनाम से लड़ा था, और गेस करिए, चाइना को उसमें भी हार का सामना करना पड़ा था। तो वॉर में आपके पास स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, ना कि आपके पास ज़्यादा हथियार होना चाहिए। इसीलिए कुछ एक्सपर्ट्स चाइना की मिलिट्री को सॉफ्ट पावर भी कहते हैं, क्योंकि उसके पास कागज़ पे दिखाने के लिए तो बड़ी बड़ी मशीन और तोपें हैं, मगर असलियत में वो कितने कारगर हैं इसको कोई नहीं जानता है। अब बात करते हैं इंडियन मिलिट्री की। इंडियन आर्मी को दुनिया में वन ऑफ द बेस्ट माउंटेन आर्मी डिवीज़न कहा जाता है, यानी कि पहाड़ों पे सबसे अच्छी फौज, यानी कि वन ऑफ द बेस्ट आर्मी इन द वर्ल्ड इंडियन आर्मी को कहा जाता है। इंडियन आर्मी के पास इंडिया पाक के 4 युद्धों का एक्सपीरियंस है, और जैसा कि आपको पता होगा कि ये सारे युद्ध हमने जीते थे, तो जाहिर सी बात है कि स्ट्रैटेजी में भी इंडियन आर्मी चाइनीज़ आर्मी से कई ज़्यादा सुपीरियर है, कई ज़्यादा अच्छी है। कारगिल का युद्ध जब हुआ था तब पाकिस्तानी सेना पहाड़ों के ऊपर थी। दोस्तों, पहाड़ों के ऊपर अगर कोई सेना होती है तो उसे दुश्मन देश के सारे रोड्स वगैरह पे नज़र रखने को मिलता है। इससे क्या होता है कि जो सप्लाईज आ रही होती हैं दुश्मन देशों की, ये अगर कोई सेना पहाड़ पे है तो वो उसे वहीं से नष्ट कर सकती है। पर कारगिल युद्ध में जब पाकिस्तान पहाड़ों पे था भी, तब भी इंडियन आर्मी के एक एक मूवमेंट्स पे नज़र रख सकता था, और इसके चलते उसे एक सीरियस एडवांटेज भी था। फिर भी दोस्तों, हमारी सेना ने पहाड़ों पे चढ़ाई की और कारगिल युद्ध को जीता था 1999 में। इससे आपको समझ में आ जाना चाहिए कि इंडियन आर्मी की माउंटेन डिवीज़न को क्यों वर्ल्ड में बेस्ट बोला जाता है। लद्दाख जहाँ पे ये स्टैंड ऑफ चल रहा है, वो इलाका पूरा का पूरा हिली टेरेन है, और आप उस पर टैंक से नहीं बल्कि एक अच्छी स्ट्रैटेजी से जीत हासिल कर सकते हो। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आपके सामने मैंने ये 5 रीजंस रखे हैं कि क्यों चाइना इंडिया पे अटैक नहीं करेगा या नहीं कर सकता है, या अगर करता भी है तो ये उसके लिए बहुत ही गलत मूव्स होंगे। मूव्स होंगे, क्योंकि उसके अगेंस्ट जो इंडिया की स्ट्रैटेजी होगी वो उसको काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुंचाएगी। दोस्तों, वॉर किसी भी देश के लिए अच्छा नहीं होता है। ख़ास तौर से जंग किसी भी देश की इकोनॉमी को गिरा सकती है, भले ही वो इंडिया हो या चाइना हो। दोनों देशों की इकोनॉमी पे इसका गलत असर पड़ना ही है। चीज़ें बॉर्डर पे जो भी अभी तनाव चल रहे हैं, सबसे अच्छा उसका उपाय है कि चीज़ें डिस्केलेट हो जाएं, चीज़ें अपने आप ही ख़त्म हो जाएं और ये टेंशन आगे बढ़े ही ना। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें। हम आपके लिए ऐसे ही अच्छी और मज़ेदार करंट अफेयर से रिलेटेड वीडियोस लाते रहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया।